ओके, तो आज जो हमारा एनसीईआरटी सीरीज में जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूँ या फिर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कहने का लिटरल मतलब आखिर क्या है? तो होता क्या है कि जीन किसका पार्ट है? डीएनए का। अब डीएनए फाइनली एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर रहा है? तो प्रोटीन के फॉर्म में। अब ये हो सकता है जो प्रोटीन है ये एंजाइम भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम का नेचर कैसा है। एंजाइम आर प्रोटीनेशियस नेचर। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। यानी जब डीएनए फाइनली अपने आप को एक्सप्रेस तो किस फॉर्म में करवाता है? प्रोटीन में। लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए। यानी सबसे पहले क्या होगा? तो डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से आगे चल करके क्या बनेगा? प्रोटीन। क्लियर है? और इसी डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? ढेर सारे जीन्स प्रेजेंट है। यही बात हम सबको क्लियर पता है। अब भैया जब फाइनली डीएनए से प्रोटीन हमें बनाना है तो कौन कौन से ऐसा स्टेप होगा जहां पर हम इसके एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं? तो पहला क्या होगा? पहला तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल हो जाएगा। दूसरा कब हो जाएगा? हमें पता है यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए बनता है, जो प्राइमरी आरएनए बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रॉन एक्सॉन को स्प्लाइसिंग के थ्रू इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा और एक्सॉन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमें यह भी पता है कि ये जो आरएनए बनता है, आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो एक तीसरा स्टेज हो जाएगा कि जब हम न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेजेंगे न्यूक्लियस को, तब हम रेगुलेट कर सकते हैं। चौथा कंडीशन कब हो सकता है? ट्रांसलेशन के टाइम पर जब हम आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे तब की बात है। लैंग्वेज पर आते हैं। दे रखा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to a very broad term that may occur at various level। एक लेवल पर नहीं, अलग अलग लेवल पर। कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। यही जस्ट मैंने समझाया। ये पॉलीपेप्टाइड कहने का लिटरल मतलब क्या? कि प्रोटीन की बातें करना चाहता है कि जीन एक्सप्रेशन फाइनली किसमें कन्वर्ट होने जा रहा है, अपने आप को करवाने जा रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड में, नहीं प्रोटीन में। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। जब हम यूकैरियोट्स की बातें करते हैं, ध्यान रखना है, इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट कहां कहां? तो मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तब की बातें हैं। सेकेंड है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग आपको पता है कि जब इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को हम लोग तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन को जब हम कट आउट करके इंट्रॉन्स को हटाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं, स्प्लाइसिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। थर्ड क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस से जब साइटोप्लाज्म में भेजते हैं। और फोर्थ क्या? ट्रांसलेशनल लेवल, यानी जब हम आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ये अलग अलग स्टेप पर ये रेगुलेशन हो सकता है। देखते हैं आगे। The genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function। ये बात हम सबको पता है कि जीन्स ही हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन या एक ग्रुप ऑफ फंक्शन को फुलफिल करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसिडेज, इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज्ड टू, ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड को हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या? तोड़ता है। जैसे लैक्टोज, लैक्टोज के बारे में हम सबको पता है कि लैक्टोज क्या है? एक तरीके से डाइसेक्राइड है ना। लैक्टोज को जब बीटा गैलेक्टोसिडेज के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है? गैलेक्टोज, और साथ में क्या मिलता है? ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज क्या है? मोनोमर, गैलेक्टोज क्या है? मोनोमर। ये दोनों मोनोमर मिलकर के ये जो लैक्टोज है क्या बन जाता है? डाइमर, यानी डाइसेक्राइड। ठीक है, दे रखा है लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज को बैक्टीरिया अपने एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। हेंस
इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं होगा around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। अब चूंकि बैक्टीरिया के पास लैक्टोज ही नहीं होगा, और लैक्टोज जो बैक्टीरिया है किसके लिए इस्तेमाल करता है, अपने एनर्जी के लिए, है ना, यानी लैक्टोज लेता है और उसके बॉडी में, बैक्टीरिया के बॉडी में क्या जाता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, यानी डायरेक्टली क्या मिला है, एनर्जी। अब इस गैलेक्टोज और ग्लूकोज को बनाने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब भाई सोचो कि अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम ही नहीं होगा बैक्टीरिया के बॉडी में, तो लैक्टोज कुछ काम कर पाएगा क्या, नहीं ना, वही चीज दे रखा है। Therefore, in simple term, it is the metabolic, physiological or environmental condition that regulate the expression of genes. The development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of the coordinated regulation of expression of several set of gene। कई सारे जीन्स एक साथ मिलकर के एक्सप्रेस करते हैं और तब जाकर के एम्ब्रियो का या एडल्ट का डिफरेंशिएशन हो पाता है। जबकि हम जब प्रोकैरियोट्स की बातें करते हैं, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोल रहा हूं, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ही होता है, वहीं पर सबसे कीमती चीज होता है क्या, कि हम जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन किस तरीके से करते हैं। दे रखा है इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आपको पता है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो हमारे पास एक एंजाइम का जरूरत पड़ता है जिसका नाम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये बात हम सबको पता है, ठीक है। RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein। हम सबको पता है कि प्रमोटर साइट पर कौन जाकर जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जुड़ता है तो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, which affect its ability to recognize start site, जिसके कारण स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज कर पाता है। These regulatory protein can act both positively as, जैसे एक्टिवेटर की तरह, यानी स्टार्ट करने वाला, और हो सकता है ये प्रोटीन नेगेटिवली भी तो काम कर सकता है, और अगर नेगेटिव काम करेगा तो रिप्रेशर की तरह, यानी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequences and that are called the operators। यानी प्रोटीन का अलग अलग सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। The operator region is adjacent to the promoter element in most operand, and in most cases the sequence of the operator bind to a repressor protein। यानी क्या बोला जा रहा है, ये लाइन बहुत कीमती है कि द ऑपरेटर रीजन इज एडसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट, यानी प्रमोटर के जस्ट बगल में कौन होता है, ऑपरेटर, इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेंट, ज्यादातर कंडीशन में, एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेशर प्रोटीन। यानी ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ कौन बाइंड कर जाता है, ज्यादातर कंडीशन में रिप्रेशर बाइंड कर जाता है। Each operand has its specific operator and specific repressor। यानी जितने सारे दुनिया के अंदर ऑपरेंड मॉडल हैं, जितने सारे ऑपरेंड हैं, हर के पास अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर है और हर के पास अपना स्पेसिफिक रिप्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेंड एंड इट इंटरेक्ट्स स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेशर ओनली। जैसे हम जब लैक ऑपरेंड की बातें करते हैं तो यहां पर लैक ऑपरेटर प्रेजेंट है और ये लैक रिप्रेशर के साथ ही काम कर पाता है, इंटरेक्ट कर पाता है, दूसरों के साथ नहीं कर पाता। अब इस टॉपिक का जो सबसे कीमती टॉपिक है ना, जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैक ऑपरेंड। यहां से अच्छा खासा यहां से भी क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां से आने का पूरा संभावना होता है लैक ऑपरेंड से। समझते हैं क्या है लैक ऑपरेंड। The elucidation of the lac operand was also a result of a close association between a geneticist, नाम क्या था, जैकब एंड मोनॉड। ध्यान रहे ये दो साइंटिस्ट का नाम फ्रांसिस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनॉड। आपको सिंपल नाम याद रखना है। लैक ऑपरेंड का पूरा क्रेडिट किन्हें मिलता है, तो जैकब एंड मोनॉड, याद रहेगा, ध्यान रखना है। दे यानी दोनों साइंटिस्ट वर द फर्स्ट टू एलुसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इन दोनों ने ही सबसे पहले बताया कि जो कैसे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जा सकता है इन लैक ऑपरेंड। यहां पर ध्यान रखना, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता क्वेश्चन है कि इन लैक ऑपरेंड लैक स्टैंड फॉर व्हाट, तो लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज। A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and a
रेगुलेटरी जीन। याद होगा मैंने आपको मोनोसिस्टोनिक बताया था और पॉलीसिस्टोनिक बताया था। मोनोसिस्टोनिक यानी एक जगह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है या एक जगह से आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब पॉलीसिस्टोनिक की बातें करते हैं तो कई जगह एक ही साथ कई जगह से आरएनए या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जनरली हम प्रोटीन सिंथेसिस की बातें करते हैं। दे रखा है अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन कैसा होगा, जैसे स्ट्रक्चरल जीन पूरा एक ही होगा लेकिन इसी के अंदर डिवीजन होगा। तुम कुछ और करोगे, तुम कुछ और करोगे, तुम कुछ और करोगे, यानी ये अलग प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, बी अलग सिंथेसाइज करेगा, सी अलग करेगा, यानी तीनों अलग अलग। तो क्या कंडीशन हो जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक। अगर मान के चलो कि सिर्फ ए होता और एक ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता तब क्या बोलते, ये मोनोसिस्टोनिक होता। क्लियर है, दे रखा है अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड अ कॉमन रेगुलेटरी जीन। यानी ये जो पॉलीसिस्टोनिक का जो कंडीशन है इसके लिए एक ही प्रमोटर होता है, एक ही रेगुलेटरी जीन होता है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रिफर्ड टू एज ऑपरेन। हम इसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेन, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेन मॉडल भी बोलते हैं। टू नेम फ्यू सच एग्जांपल, लैक ऑपरेन बहुत फेमस है, ट्रिप्टोफन ऑपरेन, एरा ऑपरेन, हिस ऑपरेन, वेल ऑपरेन, बहुत सारे हैं। इनमें से जो हमारे सिलेबस में है वो लैक ऑपरेन पढ़ना है। हालांकि ट्रिप्टोफन ऑपरेन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होता है, लेकिन लैक ऑपरेन को आप समझ लो तो आपका काम हो जाएगा। देखो द लैक ऑपरेन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई जीन से, है ना। हियर द आई डज नॉट रिफर टू इंड्यूसर, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। ठीक है, एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का नाम क्या है, जेड वाई ए। ध्यान रखना है, एक कीमती है कि लैक ऑपरेन के अंदर तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और तीनों का नाम क्या है, जेड वाई ए। द आई जीन है ना, जिसे रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं, इनहिबिटर बोल रहे हैं, कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपरेन। यानी स्मॉल आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडाइज। याद रखना है, बहुत कीमती है कि जो जेड जीन है वो किस एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, विच इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर, जिसका काम क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। जबकि जो वाई जीन है वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज, है ना, विच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसिडेज। ध्यान रखना है, फिर से ये भी लाइन कीमती है कि जो वाई जीन है, वाई जीन एक एंजाइम को कोड करता है जिसका नाम क्या, परमिएज, और परमिएज क्या करता है कि परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेजेस के लिए। द ए जीन इनकोड्स अ ट्रांस एसाइटिलेज। ए जीन किसे कोड करता है, ट्रांस एसाइटिलेज। Hence, all the three gene product in lac operin are required for metabolism of lactose। आप यहां से देख सकते हो कि जो तीनों है, चाहे बीटा गैलेक्टोसिडेज की बातें कर लो, चाहे मैं बीटा गैलेक्टोसिडेज की बातें कर लो, चाहे मैं बीटा गैलेक्टोसाइड्स की बातें कर लो, या फिर ट्रांस एसिटाइलेज की बातें कर लो, ये तीनों का तीनों जरूरत है किसके लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। क्लियर है क्या, ध्यान रखना है। इन मोस्ट अदर ऑपरेंस एज वेल, the genes present in the operin are needed together to function in the same or related metabolic pathway। अब जैसे देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लैक ऑपरेन का एक मॉडल है ना, जिसमें आपको क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ए रिप्रेसर हो गया, ए प्रमोटर हो गया, ए ऑपरेटर हो गया, और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हो गए जिसमें जेड वाई ए। क्लियर है। अब इनिशियल कंडीशन में होता क्या है, शुरुआत में हुआ क्या कि यहां पर आप देखो, जो यहां पर ऑपरेटर है वहां पर एक रिप्रेसर आकर के ऑलरेडी पहले से ही बाइंडेड है, अटैच्ड है। ध्यान रहे, ऑपरेटर के साथ जब तक रिप्रेसर बाइंड रहता है तब तक ये जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए, तब तक ये ऑफ रहता है, यानी एक तरीके से जीन का एक्सप्रेशन नहीं करता है, मशीनरी बंद रहता है। एक तरीके से मशीन जो है, इंजन है, बंद है, यहां पर जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। कब, जब ऑपरेटर के साथ कौन बाइंड है, रिप्रेसर। लेकिन अब होता क्या है कि अब उधर से आता है इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन, तो लैक्टोज। लैक ऑपरेन में कौन इंड्यूसर, लैक्टोज। अब जो लैक्टोज है ना, ये लैक्टोज आकर के रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है। अब जैसी रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड करता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, और इस रिप्रेसर के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेज आता है, और इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस के कारण
कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस के कारण ये जो रिप्रेसर है वापस ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता है। और जैसी बाइंड नहीं करता है, अब प्रमोटर क्या करेगा, ऑपरेटर को सिग्नल देगा। क्या सिग्नल? आरएनए पॉलीमरेज के रूप में कि भाई साहब तेरे को आरएनए पॉलीमरेज दे रहे, फटाफट एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करो। अब ये क्या करेगा, तीनों के तीनों जो है सिस्टोन एक तरीके से पहले एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा और एमआरएनए से आगे तीनों के एंजाइम हमें मिलना शुरू हो जाएगा, यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दे रखा है जेड से कौन सा, बीटा गैलेक्टोसिड, वाई से कौन सा, परमेज, ए से कौन सा, ट्रांस एसाइटिलेज। तो ध्यान रहे ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया, यानी जीन का फॉर्मेशन हो गया, यानी जो मशीनरी अभी तक ऑफ था अब ये क्या हो गया, ऑन हो गया। यानी आप नोटिस करो तो यही तो हो रहा है कि जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाइंड है तो मशीनरी क्या है, ऑफ है, यानी ना ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना ही ट्रांसलेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही ऑपरेटर के साथ आकर के कौन बाइंड कर गया, इंड्यूसर यानी लैक्टोज, ऑपरेटर फ्री हो गया। ऑपरेटर फ्री होते ही प्रमोटर इसे आरएनए पॉलीमरेज दिया, आरएनए पॉलीमरेज आगे गया, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आगे चल करके ट्रांसलेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस होना था, जीन का जो एक्सप्रेशन होना था हो जाता है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, लैक्टोज के प्रेजेंस में लैक ऑपरेन के अंदर हो क्या रहा है, जो पहले से ऑफ था उसे हम क्या करवा दिया, ऑन। ये ध्यान रखना है। आगे दे रखा है लैंग्वेज में, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो ऑलरेडी हम पहले जान चुके हैं, एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपरेन। ये जो ऑपरेन मॉडल है, लैक ऑपरेन है, उसको कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, ये पूरा डिपेंड किसके ऊपर होता है, लैक्टोज के ऊपर होता है। हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रीफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, then lactose is transported into the cell through the action of permease. ध्यान रहे, a very low level of expression of lac operin has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. ये भी लाइन बहुत कीमती है। The lactose then induces the operin into the following manner. क्या क्या काम कर रहा था, अब लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है। The repressor of the operin, repressor कौन, I, synthesized all the time, हमेशा बनते रहता है from the I gene. द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। बहुत कीमती लाइन है। शुरुआत में क्या हुआ कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड करेगा, ऑपरेटर के साथ, ऑफ द ऑपरेन, एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब्स द ऑपरेन। यानी और क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे नहीं बढ़ा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाया। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसी लैक्टोज आया, सच एज लैक्टोज और एलो लैक्टोज, दोनों में से कोई भी, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। यानी जो रिप्रेसर था वो इंड्यूसर के साथ इंटरेक्ट किया, रिप्रेसर के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आया और वो ऑपरेटर के साथ वापस दोबारा बाइंड नहीं कर पाया। जैसे बाइंड नहीं किया तो प्रमोटर क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ा। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। Remember, glucose or galactose cannot act as inducer for lac operin. Can you think for how long the lac operin would be expressed in the presence of lactose? जब तक lactose का synthesis होता रहेगा तब तक। Regulation of lac operin by repressor is also referred as negative regulation. लाइन ध्यान रखना है ना। Regulation of lac operin by repressor, यानी लैक्टोज तो काम कर रहा है लेकिन चूंकि उस ऑपरेन को, लैक ऑपरेन को ऑन और ऑफ करने में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, रिप्रेसर। और रिप्रेसर क्या कर रहा है, एक तरीके से बंद कर दे रहा है, इसलिए इस लैक ऑपरेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑपरेन बोलते हैं। लैक ऑपरेन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। ये लाइन हमारे काम का फिलहाल नहीं है। ये तो था आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।